हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले सेक्शन नंबर 71 ऑनवर्ड्स। सेक्शन नंबर 71 बात करता है रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज की। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बी को लीज पे दी हुई है। ओके, और ये लीज 10 ईयर्स की थी। बी यहाँ पे दुकान चलाता है अपनी और काम करता है ए की प्रॉपर्टी के ऊपर। अब ए क्या करता है, सेम प्रॉपर्टी को वो सी को मॉर्गेज कर देता है। सी एक बैंक है जिसने ए को लोन दिया है एंड बदले में जो प्रॉपर्टी है वो एज ए सिक्योरिटी बैंक ने ले ली है ए से। अब मॉर्गेज भी साथ में चल रही है, लीज भी साथ में चल रही है, दोनों साइमल्टेनियसली चल रही है। इन दिस केस लीज जो है वो ओवर होने वाली है। इसी टाइम पे ए ने बी के साथ लीज को रिन्यू कर दिया है फॉर फर्दर 10 ईयर्स। अब 10 साल और के लिए लीज जो है वो एंटर अपॉन हो चुकी है बिटवीन ए एंड बी। अब यहां पे होता क्या है कि ए जो है, जो उसने लिया था बैंक से लोन, सी जो बैंक है उसने लोन लिया था, उसको ए वापस अब नहीं कर पा रहा है। ओके, अब सेक्शन नंबर 71 ये बोलता है कि अगर ए वापस नहीं कर पा रहा है लोन बैंक को, तो बैंक के पास ये राइट है कि जो लीज का अमाउंट है अब वो बी से ले सकता है। तो सपोज लीज में ये चीज कंडीशन थी कि हर महीने बी ए को 50,000 रुपए देता था एज रेंट फॉर द प्रॉपर्टी। ओके, अब यहां पे होता क्या है कि ए जो है अपना लोन सी को वापस नहीं कर पा रहा है, तो अब सी जो है उसको बेनिफिट मिल जाएगा लीज का, एंड सी अब बी से हर महीने 50,000 रुपए लेगा एज लीज का जो रेंट है। ओके, तो यही चीज के बारे में सेक्शन नंबर 71 बोलता है। इसको आप देख सकते हो, उसमें लिखा भी हुआ है व्हेन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज अ लीज एंड द मॉर्गेजर ऑब्टेन्स अ रिन्यूअल ऑफ द लीज, द मॉर्गेजी इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैरी शैल फॉर द पर्पस ऑफ द सिक्योरिटी बी एंटाइटल्ड टू द न्यू लीज। तो जो मॉर्गेजी है हमारा बैंक, उनको न्यू लीज का बेनिफिट मिलेगा। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 72 के ऊपर। इसमें बात करी गई है कि जो मॉर्गेजी है वो किन किन कामों के लिए पैसों का इस्तेमाल कर सकता है। ए बोला है इसमें, ए जो इसका वो रिपीट हो चुका है, इट्स नो लॉन्गर देयर। बी बोलता है इसका फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है अगर वो खराब हो रही है, ओके, इन दैट केस जो हमारा मॉर्गेजी है वो उस प्रॉपर्टी को बचा सकता है, उसकी मरम्मत करवा सकता है, एंड जो भी खर्चा आएगा वो ऑब्वियसली वो जाके मॉर्गेजर से बाद में क्लेम कर सकता है। ओके, सी बोलता है इसका कि फॉर सपोर्टिंग द मॉर्गेजर्स टाइटल टू द प्रॉपर्टी। अब मॉर्गेजर जो है उनकी प्रॉपर्टी ये चीज क्लियर है, लेकिन आगे जाके एक पर्सन है सी जो कि थर्ड पर्सन है। ए मॉर्गेजर इस केस में और बी मॉर्गेजी है। अब सी एक थर्ड पर्सन है, वो आके बोलता है कि इस प्रॉपर्टी पे ए का राइट तो है ही नहीं। ओके, अब मॉर्गेजी जो बी है वो ए के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सूट फाइल कर सकता है। ओके, इसका यही सी बोलता है। इसका डी बोलता है कि अगर मॉर्गेजर ए जो है वो आगे जाके डिनाई कर दे कि बी इज नॉट द मॉर्गेजी, वो बी के टाइटल को डिनाई कर देता है, इन दैट केस बी एक लीगल सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट ए, और वो डिक्लेरेशन मांग सकता है कोर्ट से कि मैं इस पर्टिकुलर केस में मॉर्गेजी हूं। ओके, ई बोलता है इसका कि मॉर्गेजी जो है वो अगर प्रॉपर्टी लीज पे है तो उस लीज को रिन्यू भी करवा सकता है। ओके, तो ये कुछ राइट्स के बारे में सेक्शन नंबर 71 बोलता है। अब इसमें एक और चीज बोली गई है प्रोवाइजर्स में, जो चीज हमको इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज हमको देखनी है वो ये है कि अगर प्रॉपर्टी इंश्योर्ड नहीं है, इन दैट केस मॉर्गेजी जो है वो प्रॉपर्टी को इंश्योर भी करवा सकता है अगेंस्ट फायर एंड और भी जिस टाइप की इंश्योरेंस होती है उसके लिए वो घर को इंश्योर करवा सकता है। इसमें एक और चीज बोली गई है कि अगर जी हम बी में हमने पढ़ा था कि मॉर्गेजी के पास ये भी राइट है कि प्रॉपर्टी की मरम्मत भी करवा सकता है अगर उसकी डिस्ट्रक्शन होगी हो तो ऐसा काम करने से पहले मॉर्गेजी जो है वो मॉर्गेजर को एक नोटिस देगा कि भाई अपने प्रॉपर्टी की
मरम्मत करवा ले, अपने आप से जाके वो पहला काम नहीं कर देगा, पहले वो मॉर्गेजर को नोटिस देगा, एंड अगर मॉर्गेजर कुछ नहीं करता है, इन दैट केस ओनली मॉर्गेजी जो है वो उस प्रॉपर्टी की मरम्मत कराएगा। सेम इज द केस विद सी। सी बोलता है कि अगर मॉर्गेजर के राइट को कोई चैलेंज करता है, उस केस में मॉर्गेजी सूट लेके आ सकता है। अब बिफोर डूइंग दिस, मॉर्गेजी जो है वो मॉर्गेजर को नोटिस देगा एंड उसको बोलेगा कि भाई तेरी प्रॉपर्टी को कोई चैलेंज कर रहा है, एक सूट फाइल कर दे। अगर मॉर्गेजर खुद सूट फाइल नहीं करेगा, इन दैट केस ओनली मॉर्गेजी जो है वो उस प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल करेगा मॉर्गेजर के बिहाफ पे। ओके, तो यही हमारा प्रोवाइजोज बोलते हैं जो मैं डिस्कस किया है। फर्स्ट प्रोवाइजो यही बोलते हैं इसका। ओके, तो यही चीज आपको इसमें याद रखनी है बस, सेक्शन नंबर 72 में। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 73 के ऊपर। सेक्शन नंबर 73 क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो कि मॉर्गेजर है एंड बी इज द मॉर्गेजी। ए ने अपनी प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी दी हुई है बी को, ओके, एंड उसने एक लोन लिया है बी से। अब जो वो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ए ने प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया था, एंड इसकी वजह से उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट जब्त कर लेती है। अब यहां पे मॉर्गेजी का क्या होगा? मॉर्गेजी की सिक्योरिटी का क्या होगा? इन दिस केस जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने जब्त करी है उसको बिकवा भी देती है। सपोज प्रॉपर्टी 20 लाख की बिकती है, ओके, और 20 लाख में से जो प्रॉपर्टी टैक्स था वो सिर्फ 2 लाख रुपए का ही था। अब इन दिस केस जो मॉर्गेजी हमारा, उसको 20 - 18 लाख रुपए में से उसका अमाउंट मिल जाएगा। जो भी अमाउंट मॉर्गेजी का सिक्योरिटी वाला है वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करने के बाद जो भी बचेगा उसमें से मॉर्गेजी को उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके, एंड सेम इज द केस विद लैंड एक्विजिशन। अगर लैंड, सपोज वही जो लैंड है उसको गवर्नमेंट ने खरीद ली है, वहां पे सपोज सड़क बनानी है, तो उस लैंड को तोड़ के वहां पे जो गवर्नमेंट है वो सड़क बनाएगी। अब होता क्या है कि घर को एक्वायर करने के बदले में गवर्नमेंट ने ए को 20 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया। अब इस कंपनसेशन में से मॉर्गेजी का राइट होगा, जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है वो मॉर्गेजी को हम एक कंपनसेशन के अमाउंट में से दे देंगे, बिकॉज बी ने ए को लोन लिया था, एंड दैट इज वाई अगर प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट खरीद लेती है तो फिर उस अमाउंट में से मॉर्गेजी को इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। अब सेक्शन नंबर 74 एंड 75 जो है वो रिपील हो चुका है, एंड ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू रीड इट। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 76 के ऊपर। अब इसमें कुछ लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजी के बारे में बात करी गई है कि मॉर्गेजी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जब वो घर को एडमिनिस्टर कर रहा होगा। इसका ए ये बोलता है कि जो हमारा मॉर्गेजी है वो क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से मैनेज करेगा, कोई उसमें लापरवाही नहीं दिखाएगा प्रॉपर्टी को मैनेज करने में। बी इसका बोलता है कि अगर प्रॉपर्टी में से रेंट ड्यू है, अगर प्रॉपर्टी में से रेंट ड्यू है तो प्रॉपर्टी के रेंट को वो बेस्ट पॉसिबल वे में कलेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन उसने जो हमारा टेनेंट है प्रॉपर्टी के ऊपर उसको बोल दिया कि भाई 1 महीने के लिए रेंट तेरा माफ। ऐसा नहीं कर सकता मॉर्गेजी, जो भी रेंट ड्यू है उसको अच्छे से वो कलेक्ट करेगा। सी बोलता है इसका कि जो भी टैक्सेस वगैरह देने गवर्नमेंट के, जो भी टैक्सेस वगैरह देने गवर्नमेंट के, वो एरियस को वो भर देगा, मॉर्गेजर्स के साथ वो बातचीत में रहेगा, एंड अगर मॉर्गेजर नहीं भर रहा है गवर्नमेंट के टैक्स तो मॉर्गेजी वो भर सकता है, एंड बाद में जाके वो सेम अमाउंट वो मॉर्गेजर से क्लेम कर सकता है। डी इसका बोलता है कि अगर प्रॉपर्टी डिग्रेड हो रही है, उसमें रिपेयर की जरूरत है अर्जेंटली, इन दैट केस प्रॉपर्टी का रिपेयर वो करवाएगा एंड प्रॉपर्टी को वो डिग्रेड होने नहीं देगा। ओके, ई बोलता है कि मॉर्गेजी जो है वो खुद से कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, उसको इस चीज का ध्यान रखना है। इसका एफ बोलता है कि अगर प्रॉपर्टी सपोज डैमेज हो चुकी है लेकिन उस प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस हुई हुई थी, सपोज फायर इंश्योरेंस हुई हुई थी प्रॉपर्टी की, एंड प्रॉपर्टी में आग लग जाती है,
अब इस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसा देगी एंड उस पैसे को मॉर्गेजी जो है घर की रिपेयरिंग में लगाएंगे, ऐसा एफ बोलता है। जी इसका बोलता है कि मॉर्गेजी जो है वो जो भी खर्चे कर रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर उसके ट्रू अकाउंट्स बनाएगा, हर चीज का वो अकाउंट बनाएगा एंड अगर मॉर्गेजर चाहे तो उन अकाउंट्स की कॉपी जो है वो भी मॉर्गेजी अवेलेबल कराएगा मॉर्गेजर को। ओके अब इसका एच आई एंड इवन सेक्शन 77 एक ही एसेंस के बारे में बोलता है कि मॉर्गेजी ने अगर कोई भी खर्चा किया प्रॉपर्टी के ऊपर देन वो जो अमाउंट है वो मॉर्गेजर से क्लेम कर सकता है। ओके ये चीज भी मॉर्गेजी बोल सकता है कि जो भी खर्चा मैंने किया है उसको आप प्रिंसिपल अमाउंट में ही ऐड कर दो एंड मॉर्गेजर का वो बोलेगा कि इसी अमाउंट में आप मेरे को पे करते रहो। ओके तो जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो भी मॉर्गेजी और मॉर्गेजर आपस में कर सकते हैं विद रिगार्ड्स टू दैट अमाउंट। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 78 के ऊपर। ये बात करता है पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रायर मॉर्गेज। अब सबसे पहले इसमें हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक सपोज ए ने बी से एक लोन लिया 20 लाख का एंड उसके बदले उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बी को दे दिया सिक्योरिटी। सेम प्रॉपर्टी के ऊपर अब सी दोबारा से लोन ले लेता है 20 लाख रुपए का। ये अलाउड है। सपोज प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है तो जब तक 1 करोड़ की उसकी वैल्यू एग्जॉस्ट नहीं होती है तब तक ए चाहे तो लोन उस पर ले सकता है। उसके बाद भी वो ले सकता है 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी की उसकी जो वैल्यू एग्जॉस्ट हो जाती है उसके बाद भी वो उस प्रॉपर्टी पे लोन ले सकता है। दिस इज अलाउड। अब ये जो प्रॉपर्टी है इस पे 2 बार लोन ले चुका है वो। इन दिस केस रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले अगर ये डिफॉल्ट करता है सबसे पहले प्रॉपर्टी में से पैसे निकलवाने का हक बी का है। सपोज ये जो है बी के 20 लाख रुपए नहीं दे पा रहा है तो सबसे पहले बी का राइट है कि उस प्रॉपर्टी को वो बिकवाएगा एंड जो भी पैसे आएंगे बी उससे अपना अमाउंट निकलवा लेगा। ओके उसके बाद कुछ पैसा बचता है तो जाके फिर सी को मिलेगा। तो ये एक रूल है। अब लेकिन होता क्या है कि ए जो है उसने बी से लोन लिया हुआ है एंड जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं उसने बी के पास जमा करवा दिए। ओके अब बी क्या करता है, नेग्लिजेंस है बी की इसमें एंड प्रॉपर्टी के पेपर्स वो ए को वापस कर देता है। ए जाता है प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर एंड वो सी को डिपॉजिट कर देता है कि देखो उस पे मैं इस पे जो प्रॉपर्टी पेपर्स मेरे पास ही हैं इसका ये मतलब है कि इस पे कोई लोन पहले से है ही नहीं। ए ऐसा बोलता है सी को जाके। अब इन दिस केस बी की गलती थी। बी ने प्रॉपर्टी के पेपर्स ए को क्यों दिए? इन दिस केस अब सी जो है उसको प्रायोरिटी का राइट मिल जाएगा एंड बी का जो प्रायोरिटी है वो नीचे खिसक जाएगा। अब आगे जाके ए कोई भी डिफॉल्ट करता है और उसके लिए प्रॉपर्टी बिकवानी पड़ती है तो सबसे पहले सी को पैसे मिलेंगे एंड उसके बाद बी को पैसे मिलेंगे बिकॉज बी ने यहाँ पे एक ग्रॉस नेग्लिजेंस करी है। तो यही चीज हमको सेक्शन नंबर 78 में समझनी है कि अगर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या ग्रॉस नेग्लिजेंस करता है प्रायर मॉर्गेजी तो उसकी जो प्रायोरिटी का राइट है वो खत्म हो जाएगा। ओके